अमेरिका। आप एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के बीच में हैं। ऐसा अधिग्रहण जैसा कि यूरोप ने हाल ही में झेला है। आप इसे दूर से देख रहे थे। आप इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि अमेरिका खुद में एक सभ्यता है। लेकिन मुझे आपको यह बताना है मेरे प्यारे अमेरिकी, हाँ, आप सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं। आपके पास बंदूकें हैं। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने पश्चिमी मूल्यों, अमेरिकी मूल्यों को अपने यूरोपीय साथियों से बहुत अलग तरीके से देखते हैं। वे आपकी ताकतों के बारे में जानते हैं और अमेरिका की कमजोरियों के बारे में भी। हाँ, यहाँ तक कि यूरोप भी अभी तक नहीं गिरा है। मुझे यूरोप से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे अमेरिका से और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस समय इस्लामवादी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। चाहे वो सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए और ज़्यादा इस्लामवादी उम्मीदवारों को खड़ा करना हो, या मुस्लिमों का मेयर के लिए चुनाव लड़ना हो। और जल्द ही आप मुस्लिम गवर्नर भी देखेंगे, मुस्लिम सीनेटर, मुस्लिम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य जो आपके पास पहले से है, उनके अलावा। और खुदा ना करे एक दिन कोई मुस्लिम राष्ट्रपति भी हो। अब ये सब बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन 10 साल पहले आप कहाँ थे? 10 साल पहले आपके पास एक भी मुस्लिम सीनेटर नहीं था। अब आपके पास 4 है और अब संख्या शायद 6 या 7 तक पहुंच सकती है। उनका एक प्लान है। वे अपने पैर फैला रहे हैं। वे मेगा सिटीज, मेगा मस्जिदें बना रहे हैं। अमेरिका की आत्मा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई इस समय चल रही है और ये टेक्सास के दिल में है। असल में ये पूरे देश में हो रहा है, लेकिन खासकर टेक्सास में सैकड़ों चिंतित नागरिकों ने पिछले हफ्ते मैकिनी, टेक्सास के सिटी काउंसिल चैम्बर को भर दिया और 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक उन्होंने इस विशाल नए मस्जिद परिसर का कड़ा विरोध जताया। विरोधियों ने चेतावनी दी कि इसका असर सिर्फ स्थानीय समुदाय पर ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ेगा। जो लोग शरीयत कानून के तहत बड़े हुए थे, वे वहां यह बताने के लिए मौजूद थे कि शरीयत और कुरान किस तरह से अमेरिकी संविधान के साथ बुनियादी तौर पर टकराते हैं। गोल्डी, मैं जानता हूं कि आपने यह अध्ययन किया है कि इस्लाम जैसी अधिनायकवादी विचारधाराएं कैसे जड़ें जमाती हैं। समझाइए कि इस्लामवादी और कट्टरपंथी मुसलमान अमेरिका की नागरिक स्वतंत्रताओं और स्थानीय जोनिंग कानूनों का इस्तेमाल करके किस तरह से अमेरिकी समुदायों पर कब्जा कर रहे हैं। इस्लाम बिल्कुल इसी तरह काम करता है और आप जानती हैं, हम ईरानी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस्लामी शासन कैसे काम करता है और शरीयत कानून कैसे चलता है। और अमेरिकियों को खुद से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, सऊदी अरब ने अब तक कितने चर्च बनाने की अनुमति दी है? अगर आप इसका जवाब देखें तो जवाब है 0। ऐसा क्यों है कि आप जानती हैं 56 मुस्लिम देश हैं और वे कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन आप सऊदी अरब में एक चर्च नहीं बना सकते। और फिर भी वे बड़ी संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं और अपने साथ अपनी विचारधारा भी ला रहे हैं। और फिर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और अधिकारों का फायदा उठाकर अपनी विचारधारा ला रहे हैं। ये सब सभ्यतागत जिहाद का हिस्सा है, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान पर काबिज इस्लामी शासन संयुक्त राज्य अमेरिका में लाना चाहता है। यही ईरान में 1979 में हुआ था और अब ये धीरे धीरे अमेरिकियों के साथ हो रहा है। वैसे ये लेबनान में भी हुआ था। वो थी गोल्डी घमारी। और सऊदी अरब में कोई चर्च नहीं होने के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में वहाँ के मुसलमान नियमित रूप से चर्चों को जला रहे हैं। साथ ही कई अन्य उत्तर अफ्रीकी मुस्लिम देशों में भी, जो और भी ज्यादा हिंसक हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हम क्या करें हैरिस, हमारे पास एक संविधान है। हम धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। इसका एक बहुत आसान समाधान है, लेकिन इसके लिए बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इस्लाम सिर्फ कोई और धर्म नहीं है। यह एक धर्म नहीं है, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है। यह एक राजनीतिक मार्गदर्शिका है। यही कारण है कि पश्चिम में, अमेरिका में और मुस्लिम दुनिया में मुस्लिम नेता आपको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताते रहते हैं। वे अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है। असल में जानते हैं क्या? इसे छोड़िए, मैं आपको अमेरिका के सबसे प्रमुख मुस्लिम इमाम यासिर कादी को दिखाता हूँ। सुनिए वो अब्दुल अल सैयद की जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं और कैसे समझा रहे हैं कि ये आगे बढ़ने का एक कदम है और उसके बाद आपको और भी ज्यादा मिलेगा। हमें ये कैसे पता है? क्योंकि के और मुस्लिम ब्रदरहुड, उनके प्रवक्ताओं ने पहले ही हमें बता दिया है कि उनका लक्ष्य 50 सांसदों तक पहुंचना है और उम्मीद है कि एक दिन मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने की दिशा में काम करना है। ये सब कुछ हमारे सामने वास्तविक समय में हो रहा है। तो भले ही बहुत सारे अमेरिकी इसके बारे में बोल रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है और मैं चाहता हूं कि और लोग बोले और मैं चाहता हूं कि यह संख्या और भी बढ़े। लेकिन ये जान लो, इस समय अमेरिकी इतिहास और व्यापक रूप से पश्चिमी इतिहास के इस दौर में हमने इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला है। हमने इसका हल नहीं निकाला है। क्यों?
क्योंकि वे जानते हैं कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके पास समान मतदान अधिकार हैं, आप अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। वे ये सारी बातें जानते हैं। वे ये सारी बातें जानते हैं। वे जानते हैं कि वे सैन्य रूप से अमेरिका को जीत नहीं सकते। उन्हें कोशिश करने दो। यह तो मुकाबला भी नहीं होगा। यह तो मुकाबला भी नहीं होगा। यह कोई निष्पक्ष मुकाबला नहीं होगा। मेरा मतलब है, वैसे उन्होंने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है। उन्होंने सबक सीख लिया है। उन्होंने कहा, उनकी इमारतों में विमान घुसाने और लोगों को मारने के बदले उन्होंने हमारे 2 देशों इराक और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हमने उनके 3000 नागरिकों को मार दिया। बदले में अमेरिका शायद अमेरिकी युद्धों, सीधे अमेरिका नहीं लेकिन अमेरिकी युद्धों के कारण लाखों मुसलमानों की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दुस्साहस किया। लेकिन इसकी चिंता मत करो, उस विचारधारा के भीतर भी उनके पास वो तत्व अभी भी मौजूद है। आपने यह 7 अक्टूबर 2023 को देखा था। उनके पास हमेशा यह रहता है। उनके पास यह अद्भुत क्षमता है कि वे माताओं को, अपने बेटों को इस्लामिक मकसद के लिए शहीद होने के लिए राजी कर लेते हैं, जिसका उद्देश्य इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। उनके पास यह अद्भुत क्षमता है। यही वजह है कि वे लगातार इतने कट्टरपंथी, आत्मघाती कट्टरपंथी पैदा करते रहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया है कि हम उस तरीके से सफल नहीं हो सकते। ये एक बेहतर तरीका है। ये पश्चिम को दबाने का एक अधिक ठोस तरीका है। यासिर कादी को सुनिए। मिशिगन में ये नहीं समझते हमें सही उम्मीदवार के लिए एकजुट होकर वोट करना चाहिए। टेक्सास में हमें एकजुट होकर बुरे लोगों को पद से हटाना है। फ्लोरिडा में हमें एकजुट होकर रैंडी फाइन और दूसरों को पद से हटाने के लिए वोट करना है। रैंडी फाइन इस्लाम के सबसे बड़े आलोचकों में से एक है और वो उन्हें बुरे लोग कह रहे हैं, है ना? बुरे लोग, तुम बुरे हो क्योंकि तुम अमेरिकी मूल्यों के लिए खड़े होते हो। तुम नहीं मानते कि महिलाओं को कूड़े की थैलियों में लिपटा होना चाहिए। तुम नहीं मानते कि समलैंगिकों या असहमत लोगों को मारा या सिर कलम किया जाना चाहिए। तुम ऐसा नहीं सोचते क्योंकि सभ्यता की सीढ़ी पर तुम सबसे ऊपर हो। तुम सबसे ऊपर हो। तुम सबसे अधिक विकसित हो। तुम सबसे सभ्य समाज हो। ये बर्बर लोग सभ्य नहीं हैं। वे अभी भी अपनी नैतिकता सीख रहे हैं। वे अभी भी अपनी नैतिक संहिता उस किताब से ले रहे हैं जिसे 7वीं सदी के एक बेडौइन ने सह लिखा था। वहीं से वे अपनी नैतिकता ले रहे हैं। तुम उनके जैसे नहीं हो, लेकिन तुम बुरे हो और उनके पास तुम्हारे लिए एक योजना है। श्री अब्दुल एक तरफ थे और दूसरी तरफ एक पेशेवर राजनेता थी, फिर भी वो हार नहीं। वास्तव में ये अद्भुत है और ये इंशाअल्लाह ताला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोगों की सोच बदल रही है। जब हम सच बोलना शुरू करते हैं, शुरुआत में विरोध जरूर होगा। अगर मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए उन्हें वोट न दिया होता क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो वो जीत नहीं पाते। मैंने कहीं एक आंकड़ा देखा था। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट दिया, क्योंकि आपका भी ध्यान रखना चाहिए, इन मुसलमानों के पास भी उन्हें थोड़ी बहुत मदद वामपंथियों से भी चाहिए होती है। आप जानते हैं, वो वामपंथी जो हमेशा अपनी विचारधारा में डूबे रहते हैं कि हमें सिर्फ इसलिए किसी भूरे व्यक्ति को चुनना है क्योंकि वो भूरा है, हमें सिर्फ इसलिए किसी महिला को चुनना है क्योंकि वो महिला है, हमें उनकी नीतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है। तो उनके पास अपना मुस्लिम वोट बैंक है, जिसमें से 90% लोग अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो। और फिर उन्हें वामपंथियों में से कुछ और लोगों की जरूरत होती है जो उन्हें वोट दे। और यही वजह है कि वे झूठ बोलते हैं और वहीं पर वे तकिया करते हैं। ये आदमी अब्दुल, ये कितना नकली इस्लामिस्ट है। वो कैमरे पर पकड़ा गया है ये कहते हुए कि अरे मेरी कुरान की किताबें मत दिखाओ क्योंकि मैं अपनी सेक्युलर छवि दिखाना चाहता हूँ। दूसरा वाला, बेहतर होगा कि ये चीजें शॉर्ट में ना आए, ठीक है? मैं बस चाहता हूँ तुम्हें इसे शॉर्ट में मत लाओ। कोशिश करो भी शॉर्ट सेक्युलर रहे। शॉर्ट को सेक्युलर रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यही तकिया है अमल में, और वो इसका जश्न मना रहा है। क्यों? वो इसका जश्न क्यों नहीं मनाएगा? इस वक्त उन्होंने अपने सारे फर्क भूल गए हैं, चाहे आप सुन्नी हो या शिया, या लिपस्टिक लगाने वाले मुसलमान हो, या मॉडरेट मुसलमान हो, या कट्टर मुसलमान हो। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी नजरों में आप यानी पश्चिम और जाहिर है अमेरिका वही मुख्य दुश्मन है जिस पर उन्हें कब्जा करना है। तुम अब्दुल्स, तुम उसामा, उन भाइयों की वजह से उसामा, तुम उसामा या ये या वो, जानते हो ये सारी नस्ल भेद की बातें जरूर आएंगी। सहन करो, सहन करो। क्या पैगंबर मोहम्मद तुम्हारे लिए आदर्श नहीं है? क्या उन्होंने तुमसे भी बुरा नहीं सहा था? सहन करो, आगे कोई रास्ता नहीं है, तुम भाग नहीं सकते। इस संकीर्णता को सहो और फिर मुस्कुराकर नरमी से पलट कर जवाब दो। कहो, नहीं नहीं, मैं दुनिया के लिए भलाई चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए भलाई चाहता हूँ। यही हम अब्दुल की तकनीक और उनकी कार्यशैली से भी सीखते हैं। वे लगातार ऐसे मुद्दे लाते रहे जो आम लोगों के साथ जुड़ते हैं, है ना? अति दक्षिणपंथी उसी पर कूद पड़ते हैं। मुसलमानों के लिए नहीं, नहीं, ये अमेरिकी लोकतंत्र की असली तस्वीर है। वैसे वे इसमें विश्वास नहीं करते। खिलाफत में कोई लोकतंत्र नहीं होता, यह अमेरिकी लोकतंत्र है।
हम तो बस आपके ही नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं। हाँ, आप उनका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आपकी जेब में एक खंजर है। आप अपनी पीठ के पीछे एक खंजर छुपा रहे हैं जिससे आप अमेरिकियों पर वार करने वाले हैं। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, तो हमें आपको इसमें भाग लेने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? इस्लामी खिलाफत में वह कोई लोकतंत्र नहीं है। वैसे यूएई इस समय एकमात्र मुस्लिम देश है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वही एकमात्र मुस्लिम देश है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वे ही एकमात्र हैं जो खुद को पश्चिमी बनाना चाहते हैं। हाँ, उनके पास अभी भी अपनी तरह की शासन व्यवस्था है, यह एक राजशाही है वगैरह, लेकिन वे मुस्लिम दुनिया में अकेले हैं जो लगातार पश्चिम को मुस्लिम ब्रदरहुड के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहते हैं। वे ही अकेले हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि पश्चिम में रहने वाले मुसलमान और भी ज्यादा रूढ़िवादी है। वे मोहम्मद के इस्लाम के बहुत करीब है क्योंकि उन्हें पश्चिमी लोकतंत्रों द्वारा ये स्वतंत्रताएं दी गईं कि आप अपने धर्म का पालन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मुस्लिम दुनिया में जिन किताबों पर प्रतिबंध है, जैसे कि कुछ वाकई भयानक मध्ययुगीन इस्लामी प्रथाओं के बारे में, मुस्लिम दुनिया में जिन किताबों पर प्रतिबंध है वे आपको लंदन और सिडनी में आसानी से मिल जाएंगी। लोगों ने ऐसा किया है, तो नतीजतन जो मुसलमान आपको पश्चिमी देशों में मिलते हैं वे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से भी ज्यादा कट्टर हैं। हाँ, वहाँ भी आपको कट्टर मुसलमान मिलेंगे, लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में एक कुछ हद तक काम करने वाला लोकतंत्र है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कट्टरपंथी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह बात नहीं करेंगे और न ही उनके ऐसे कोई इरादे होंगे। उनके अपने राजनीतिक इरादे होंगे या उनके अपने पाकिस्तानी हित होंगे आदि। लेकिन वे धर्म शासित देश नहीं हैं। वे कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा शासित नहीं हैं। लेकिन केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड और हिज्ब उत तहरीर और पश्चिम में ये सभी फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन वे कट्टरपंथी इस्लाम के नियमों के तहत काम कर रहे हैं। यूएई उनके कारण उन्होंने हमें बताया है। असल में मैं आपको यह भविष्यवाणी वाला वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि यह ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसे समझ सकें। और मुझे ये अंग्रेजी में कहने दीजिए ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास अनुवाद है? नहीं। मुझे पता है आपके पास अनुवाद है, लेकिन मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप इसे सही समझें। एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि यूरोप से कहीं ज्यादा कट्टरपंथी, उग्रवादी और आतंकवादी निकलेंगे। निर्णय लेने की कमी के कारण और राजनीतिक रूप से सही दिखने की कोशिश के कारण, या यह मान लेना कि वे मध्य पूर्व को जानते हैं, वे इस्लाम को जानते हैं और वे दूसरों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। और मुझे खेद है, लेकिन यह पूरी तरह से अज्ञानता है। वे इस्लाम को जानते हैं, मैं इस्लाम को जानता हूँ, मुसलमान इस्लाम को जानते हैं। जो इस्लाम पश्चिम में फल फूल रहा है वह इस्लाम मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। जब मैं पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था, यह बहुत ही दृढ़ है। ये इस्लाम का एक बेहद वर्चस्ववादी रूप है। इसका उद्देश्य दुनिया को जीतना है और अमेरिका को क्यों न जीता जाए। पश्चिमी सभ्यता की चरम सीमा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, मानव जाति द्वारा अब तक बनाई गई सबसे महान युद्ध मशीन, क्यों न उन्हें भी जीत लो। अमेरिका को रास्ते से हटा दो। तुम्हारे पास सब कुछ है, इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिकी वर्चस्व, इन सभी दूसरे देशों पर अमेरिकी नियंत्रण, सब खत्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी चला गया। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये सोचकर शुरू किया होगा, चलो अमेरिका को अस्थिर कर देते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका अंदर से अस्थिर हो जाता है तो ठीक है। नहीं, लेकिन हम इससे भी एक कदम आगे कैसे जा सकते हैं? क्यों ना अमेरिका पर कब्जा कर ले और फिर अमेरिकी संसाधनों को अपने इस्लामी एजेंडे के लिए हासिल कर ले। मुझे पता है कि ये एक बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन लापरवाह मत बनो। ये मत सोचो कि वे ऐसा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। यही उन्होंने अपनी 1400 साल की पूरी इतिहास में किया है। हमें वोट देने की अनुमति है, हमें मुद्दे उठाने की अनुमति है, तो ये छुपा हुआ जिहाद नहीं है जैसा कि अति दक्षिणपंथी कहते हैं। मतदान के लिए जाना और वोट देना अब एक अनिवार्य कर्तव्य है, फर्ज अल आयन, और ये एक जिहाद है जिसे अब करना जरूरी है क्योंकि यही हमारा आधुनिक जिहाद है। आप चुन सकते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा अति दक्षिणपंथी हमें चुपचाप जिहाद करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर अगले क्लिप में वे कहते हैं यही आधुनिक जिहाद है। आधुनिक जिहाद तलवार से नहीं लड़ा जाता, यह मतपेटी के जरिए लड़ा जाता है। मुझे याद है कि मैंने कुछ समय पहले उनका एक और वीडियो देखा था। मैंने उसे अपने चैनल पर चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला जिहाद मतपत्र के जरिए होगा। तो ये कोई छुपा हुआ जिहाद नहीं है जैसा कि अति दक्षिणपंथी कहते हैं। मतदान के लिए जाना और वोट देना अब एक अनिवार्य कर्तव्य है, फर्ज अल आयन,
और ये एक जिहाद है जिसे आप करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारा आधुनिक जिहाद है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो शरीयत के राजनीतिक जुड़ाव और एक इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में हो, ताकि शरीयत की इन वास्तविकताओं को लागू किया जा सके। लोकतंत्र में भाग लेना हमारा जिहाद है, यही हमारा जिहाद है। हमें गोलियों से नहीं बल्कि बैलेट से लड़ना है। चलिए कुछ सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, यही वो क्लिप है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। गोलियों से नहीं बल्कि बैलेट से। ये अचानक नहीं हुआ। असल बात यह है कि अब्दुल की ये जीत एक संगठित अभियान की वजह से संभव हुई। संगठित अभियान, यह हमेशा इस्लाम बनाम बाकी दुनिया होता है। आप जहां भी देखें, थाईलैंड, चीन, म्यांमार, उन देशों में उन्हें किससे समस्या है? न तो ईसाइयों से, न यहूदियों से, न तो बौद्धों से। वे खुद भी बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन हर महाद्वीप पर एक ही सामान्य बात है, इस्लाम। हमेशा इस्लाम ही है। क्यों? क्योंकि यह एक समस्याजनक मार्गदर्शिका है। यह एक समस्याजनक दस्तावेज है। यह अन्य संस्कृतियों को नष्ट करने और कब्जा करने की कोशिश करता है। मोहम्मद ने यह कई बार कहा है। कुरान मुसलमानों से ऐसा करने के लिए कहती है, और इसके पास एक बहुत आक्रामक साधन है, जो है जिहाद। जमीनी स्तर के प्रयास, सक्रियता, कई धार्मिक समूह इसमें शामिल थे। समन्वित प्रयास, अभियान, रणनीति, हमारे बीच मतभेदों के बावजूद एकजुटता, अलग अलग अकीदा वाले लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ आए। जब मैं किसी ईसाई, चैल्सिडोनियन या यहां तक कि बैप्टिस्ट या प्रोटेस्टेंट से कहता हूं, अरे चलो सही आदमी को वोट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी धार्मिक मान्यताओं का समर्थन कर रहा हूं। हाँ, मैं तो बस इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। और वे मेथोडिस्ट या जो भी लोग हैं जो तुम्हारे प्रचार में फंस जाते हैं, वे भी जल्दी ही समझ जाएंगे, जैसे वामपंथी समझ जाएंगे। ये उसी बैठक की एक और क्लिप है। इस मामले में हमारे भाई अब्दुल रहमान जैसे किसी व्यक्ति की जीत, ये एक उत्प्रेरक है। ये मानसिकता को बदल देगा। ये एक सबक है। अब अगला उम्मीदवार जो एपैक के खिलाफ खड़ा होने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, अब्दुल की जीत उस उम्मीदवार को और अधिक हिम्मत देगी। ये खेल बदलने वाला है। ये दरवाजे खोलने जैसा है। ये पहली उत्प्रेरक है। ये पहली डोमिनो है। मेरा मतलब यही था कि वे आगे बढ़ रहे हैं। और आम आदमी दुनिया भर में, यूरोप में ये बहुत पहले ही बदल चुका है। हम आखिरी देश हैं। आप स्पेन और उसके नेताओं को देखिए। देखिए, मैं इतने सारे देशों को देखता हूं। वे सब टिम्मी बन गए हैं। आप जानते हैं वो, आपने वो देखा है। आपने देखा है कि यूके कितना गिर चुका है। ये यूके है। मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, माफ कीजिए, ये लंदन है। उसे देखिए, अंदर एक भी ब्रिटिश नहीं है। यहां तक कि वे वोक लोग भी नहीं हैं जो इन लोगों के लिए समर्थन करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, लेकिन इनके बीच रहते नहीं हैं। क्यों? सफेद लोग कहाँ हैं? वोक माइंड वायरस निस्संदेह पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बुरी चीज है जो अब तक हुई है। इसीलिए भले ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूके, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समान मूल्य है, क्योंकि हमारे पास साझा मूल्य है, इसलिए हमारे पास साझा समस्याएं भी हैं। हमारे पास एक बहुत ही बेवकूफ लेफ्ट है जिसे आत्महत्या का फेटिश है। ये आत्मघाती सहानुभूति नहीं है, ये आत्महत्या का फेटिश है। उनके पास आत्महत्या का फेटिश है और वे हमें भी अपने साथ ले डूबेंगे। यही कारण है कि जो लोग इसका समर्थन करते हैं, जो लोग अपने ही देश के उपनिवेशीकरण का समर्थन करते हैं, वे आत्मघृणा से भरे लोग हैं। वे खुद से नफरत करते हैं। वे अपने इतिहास और संस्कृति से नफरत करते हैं और वे कहते हैं, हाँ ये अच्छा है। वे इन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। तो हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा, बेवकूफ वोक लोग और जाहिर तौर पर ये बहुत ही दृढ़ और बहुत चालाक इस्लामवादी। मैंने आपको बताया था कि मैं आइसलैंड में था। मैं सड़कों और गांवों में फ्री फिलिस्तीन देख रहा हूं। मैंने उसे देखा। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि यही वजह है कि मैं इजराइल का समर्थन करता हूं। इजराइल इन लोगों को रोके हुए है, उनका ध्यान बटा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, जब इजराइल गिर जाएगा तो ये लोग अपना पूरा ध्यान किस पर लगाएंगे? तुम ये तर्क दे सकते हो कि अगर इजराइल गिर जाता है तो उनके पास अपनी शिकायत का फायदा उठाने का कोई कारण नहीं रहेगा। मैं फिर से कहता हूं, तुम ये तर्क दे सकते हो कि एक बार जब इजराइल गिर जाएगा तो उनके पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। खैर, तुम्हें जाहिर है कि इस्लामी इतिहास की जानकारी नहीं है। मुसलमान आज भी तुम्हें यह बता रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहूदियों और ईसाइयों से प्यार करेंगे भले ही हमने इजराइल पर जीत हासिल कर ली?
नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमान पश्चिम के साथ शुरुआत से ही लड़ते आ रहे हैं। वे स्पेन तक चले गए थे और वे फ्रांस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और फिर चार्ल्स मार्टल ने उन्हें पीछे धकेल दिया, और फिर यूरोप को उन्हें यूरोप से बाहर निकालने में 700 साल लग गए। उन्हें इतना समय लग गया। तब यहूदी कहाँ थे? यहूदी पूरे यूरोप में बिखरे हुए थे, और कुछ तो मुसलमानों के अधीन भी रह रहे थे। अगर आप सोचते हैं कि उन्हें इजराइल देकर या इजराइल की चिंता न करके ये लोग आपको परेशान करना छोड़ देंगे, तो आप बेहद भोले और गलत फहमी में हैं। वे रुकने वाले नहीं हैं। वे तभी रुकेंगे जब उन्हें ताकत से रोका जाएगा। यही एकमात्र तरीका है, और यही वजह है कि मैं इजराइल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह बिल्कुल जरूरी है। इजराइल पश्चिमी सभ्यता का रक्षक है। मैंने अपनी आंखों से फ्री फिलिस्तीन को एकदम सुनसान जगहों में भी देखा है। स्पेन में मैं नाव चलाने जा रहा हूं, आप हर जगह देखते हैं, तो यूरोप भर में ऐसा है। अमेरिका आखिरी मजबूत किला है, और मैं कहता हूं कि इस चुनाव ने दिखा दिया है, आमतौर पर जनता अब इससे तंग आ चुकी है। असली दुश्मन जायोनिस्ट रंगभेदी शासन है, वही दुश्मन है। हम आपस में सभ्य तरीके से असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं, तो अब समय आ गया है कि हम इसे साफ तौर पर कहें। तो मुख्य बात यह है, मुसलमानों, डटे रहो, सब्र करो। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पहलू है। वे लोग बहुत प्रेरित हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो को के का यह सिहरन भरा संदेश देकर समाप्त करूंगा। उन्होंने हमें कई बार बताया है कि उनकी योजना क्या है। इस्लाम की छवि, लेकिन हम ये सिर्फ सड़कों पे रह के नहीं कर सकते। हमें कांग्रेस के गलियारों में भी होना होगा, हमें न्यूज रूम्स में भी होना होगा, हमें कक्षा में भी प्रचार। होना होगा। अगली पीढ़ी का ब्रेन वॉश करो। हमें किताबों में होना चाहिए, और हमें अदालतों में होना चाहिए, और जनता की अदालत में भी। प्रचार के मकसद से, जैसे मेहदी हसन। इसके लिए हमें संगठित होना होगा और अच्छे योजनाकार बनना होगा, क्योंकि यही हमारे विश्वास का असली सार है। तो ये है आपका होमवर्क। हमारे देश भर में 4000 मस्जिदें हैं। मैं हर मस्जिद से आग्रह करता हूं कि इस संदेश को अपनी मस्जिद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपने इमाम तक पहुंचाएं। 4000 मस्जिदें। अब आप इन मस्जिदों के उद्देश्य को समझते हैं। ये बड़ी बड़ी मस्जिदें जो पूरे अमेरिका, फ्लोरिडा, टेक्सास, हर जगह अचानक उगाई है। ये अचानक पता नहीं कहां से उग रही है। यही उन्होंने यूरोप में भी किया था। इन्हें बंद करो, बंद करो। मुझे नहीं पता ट्रंप क्या कर रहे हैं। सच में मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हर मस्जिद में छात्रवृत्ति के लिए एक विशेष फंड होना चाहिए। हर साल 5 छात्रवृत्तियां, पत्रकारिता के लिए 1 छात्रवृत्ति, एक और छात्रवृत्ति फिल्म निर्माण के लिए, तीसरी छात्रवृत्ति कानून के लिए, चौथी छात्रवृत्ति राजनीति विज्ञान के लिए, 5वीं छात्रवृत्ति इतिहास और मानविकी के लिए। अगर हम 2025 में शुरू करते हैं, अब से 4 साल बाद हमारे पास होगा। मुस्लिम समुदाय के लिए हमारे पास 4000 नए वकील होंगे, 4000 नए फिल्म निर्माता, 4000 पत्रकार, 4000 राजनीति विज्ञान के छात्र और 4000 संभावित इतिहास के शिक्षक। अब से 15 साल बाद अगर हम लगातार प्रयास करते रहे, हमारे पास मुस्लिम समुदाय के लिए 50,000 और वकील होंगे, 50,000 पत्रकार, 50,000 फिल्म निर्माता, 50,000 राजनीतिक टिप्पणीकार और 50,000 इतिहास और मानवता के शिक्षक होंगे। 50,000 मेहदी हसन होंगे। और इसलिए हम इस्लाम के बारे में अपनी कहानी बता सकते हैं। हम अपनी कहानी बता सकते हैं। हमारे सामने एक कठिन रास्ता है दोस्तों। यह निश्चिंत बैठने का समय नहीं है। लेकिन जो दुश्मन पूरब से आ रहा है, वो दुश्मन जिसने लगभग पूरे यूरोप को ऐसे रौंद दिया है जैसे वो दूसरी महान सभ्यता हो,